27 अक्टूबर 2014 हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में सुबह का वक्त था और हर रोज की तरह शहर अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। कुछ लोग सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे तो कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठा रहे थे। इसी हलचल के बीच पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में भी रोजमर्रा की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी। जैसे ही सुबह बैंक का दरवाजा खुलता है, एक एक करके बैंक एम्प्लॉइज दाखिल होने लगते हैं। सैटरडे के हाफ डे और संडे की छुट्टी के बाद बैंक पूरे 1.5 दिन के बाद खुला था, इसलिए काम का प्रेशर भी ज्यादा रहने वाला था। बैंक एम्प्लॉइज अपनी अपनी चेयर्स पर बैठकर कंप्यूटर ऑन कर रहे थे। टेबल्स पर फाइल्स का ढेर सज चुका था, लेकिन किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनके लिए बिल्कुल भी आम दिनों की तरह नहीं होने वाला है, बल्कि अगले कुछ मिनटों में उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। बैंक पहुंचने के कुछ देर बाद ब्रांच मैनेजर देवेंद्र मलिक कुछ जरूरी फाइल्स चेक करने के लिए बैंक के सिक्योर लॉकर रूम की तरफ बढ़ते हैं। इस लॉकर रूम में आसपास के इलाके के सैकड़ों परिवारों की जिंदगी भर की कमाई, पुरखों के जेवर और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन जैसे ही मैनेजर देवेंद्र मलिक उस हैवी डोर को खोलकर अंदर कदम रखते हैं, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा का पूरा लॉकर रूम तहस नहस पड़ा था। फर्श पर चारों तरफ कागज बिखरे हुए थे, मजबूत लॉकर्स के टूटे हुए दरवाजे खुले लटक रहे थे और उनमें रखा सोना, चांदी और कीमती सामान गायब था। ये मंजर देखकर वो बुरी तरह घबरा जाते हैं और उनकी धड़कनें बेकाबू हो जाती है। वो तुरंत जोर से बैंक के बाकी कर्मचारियों को आवाज देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में पूरा स्टाफ वहां जमा हो जाता है। अंदर के सीन से ये साफ था कि बैंक के अंदर चोरी हुई है, लेकिन सबके दिमाग में ये सवाल कौन रहा था कि आखिर चोर अंदर आए कैसे। बैंक का मेन गेट बिल्कुल सही सलामत था, ना कोई दीवार टूटी थी, ना छत में कोई सुराख था और ना ही किसी खिड़की को नुकसान पहुंचा था। तभी अफरा तफरी के बीच बैंक के मैनेजर की नजर कमरे के कोने में फर्श पर पड़ती है, जहाँ एक बड़ा सा होल था। वो होल कहीं नीचे अंधेरे में जा रहा था और वहाँ पूरी की पूरी एक लंबी सी टनल बनी हुई थी। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा स्टाफ सन्नाटे में डूब जाता है, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि चोरों ने जमीन के नीचे से बैंक में सेंध लगाई थी। बैंक में करीब 360 लॉकर्स थे और उनमें से 86 लॉकर्स तोड़े जा चुके थे। इनमें कई परिवारों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी रखी थी। किसी ने अपनी बेटी की शादी के गहने रखे थे तो किसी ने अपनी सालों की सेविंग्स को इन्हीं लॉकर्स में सुरक्षित मानकर रखा था। कांपते हाथों से तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बैंक में टनल खोदकर करोड़ों की चोरी हो गई है। इतना सुनते ही पुलिस डिपार्टमेंट में भी हड़कंप मच जाता है। कुछ ही मिनटों में सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां बैंक के सामने आकर रुकती है। इसी के साथ पूरे इलाके में भी ये खबर आग की तरफ फैल चुकी थी और लोगों का हुजूम बैंक की तरफ दौड़ने लगा था। जिन लोगों के लॉकर्स वहाँ थे वो रोते चिल्लाते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस तुरंत मोर्चा संभालते हुए बैंक के अंदर मौजूद भीड़ को बाहर निकालती है ताकि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। जब पुलिस ऑफिसर्स उस लॉकर रूम में पहुंचकर उस टनल के मुंह को देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। पहली नजर में ही साफ समझ आ रहा था कि ये काम किसी आम चोर का नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे जरूर किसी प्रोफेशनल गैंग का हाथ होगा। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की थी कि ये टनल कितनी लंबी है, इसका दूसरा सिरा कहाँ खुलता है और आखिर वो रॉबर्स कौन थे जिन्होंने कानून की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बिना वक्त गवाए इस मिस्ट्री की तह तक जाने का फैसला करती है और एक पुलिस वाले को टॉर्च के साथ उस अंधेरी सुरंग में उतारा जाता है। ये सुरंग करीब 2.5 फीट चौड़ी और करीब 4 फीट ऊंची थी और इसे इतनी सफाई से खोदा गया था कि जमीन के नीचे मौजूद कोई भी टेलीफोन केबल, बिजली की लाइन या पानी की पाइपलाइन डैमेज नहीं हुई थी। काफी देर तक घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ने के बाद जब वो पुलिस वाला दूसरी तरफ निकलता है तो सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह जाता है। टनल का दूसरा सिरा एक पुराने लावारिस घर के एक बंद कमरे में जाकर खुल रहा था और उस पूरी टनल की कुल लंबाई करीब 125 फीट थी। ये किसी फिल्मी हाई स्टोरी से कम नहीं था, जहाँ चोरों ने जमीन के नीचे महीनों तक काम करके बैंक तक पहुंचने का ऐसा सीक्रेट रास्ता बनाया जिसके आसपास किसी को भनक तक नहीं लगी। जिस प्रिसीजन, पेशेंस और डेयरिंग के साथ इस रॉबरी को अंजाम दिया गया था उसने पुलिस तक को हैरान कर दिया। ये कोई 2-4 करोड़ की मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि इस 125 फीट लंबी सुरंग के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और कीमती सामान को बैंक से साफ कर दिया गया था। वो सुबह गोहाना के लिए एक ऐसे सेंसेशनल केस की शुरुआत थी जो आने वाले कई दिनों तक पूरे देश की हेडलाइंस में छाया रहने वाला था और जिसने इस वारदात को इंडिया की सबसे खतरनाक और डेयरिंग बैंक रॉबरीज में शामिल कर दिया। वो पुराना लावारिस सा घर जहाँ टनल का दूसरा सिरा खुला था, वो उस बैंक से कुछ दूरी पर सड़क की दूसरी साइड था। उस घर के बाहर ताला लटका हुआ था और उसकी सभी खिड़कियों को प्लाई बोर्ड से इस तरह बंद किया गया था कि बाहर से रोशनी का एक कतरा भी भीतर ना आ सके और कोई अंदर झांक कर ना देख सके। बाहर से देखने पर वो घर बिल्कुल वीरान लगता था, जैसे सालों से वहाँ कोई आया ही ना हो। लेकिन घर के अंदर का नजारा बैंक के लॉकर रूम से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। घर के कमरे का फर्श खोदकर टनल की शुरुआत की गई थी। कई प्लास्टिक बैग्स में वो मिट्टी भरी हुई थी जो सुरंग खोदने के दौरान निकली थी। पुलिस को वहाँ से एक रेजर भी मिला जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि रॉबर्स यहाँ कई हफ्तों तक ठहरे थे और उन्होंने बड़े इत्मीनान से इस काम को अंजाम दिया था। चूंकि जमीन के नीचे से गुजरने वाली टेलीफोन लाइंस और वाटर पाइपलाइंस बिल्कुल सिक्योर थी, इसलिए यह भी साफ था कि रॉबर्स को जमीन के नीचे के पूरे स्ट्रक्चर और बैंक के लेआउट की बेहद सटीक जानकारी थी। जब पुलिस आसपास के पड़ोसियों और दुकानदारों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये घर महिपाल नाम के एक व्यक्ति का है और काफी समय से खाली पड़ा है। पड़ोसी भी हैरान थे कि आखिर उनकी नाक के नीचे एक पूरी 125 फीट लंबी टनल कैसे खोद ली गई, क्योंकि उन्हें कभी खुदाई की ऐसी कोई आवाज तक नहीं सुनाई दी थी। उधर मीडिया में भी अब तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ इसी रॉबरी की चर्चा हो रही थी। हर कोई ये जानने को बेताब था कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को किसने अंजाम दिया होगा। ऐसे में पुलिस के ऊपर भारी प्रेशर था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए एक SIT फॉर्म की जाती है जिसे गुड़गांव पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर विवेक शर्मा लीड कर रहे थे। लेकिन एक तरफ जहाँ पुलिस सुरंग और सबूतों के बीच क्लूज तलाश रही थी, तो वही बैंक के बाहर सड़क पर एक अलग ही मंजर था। वहाँ उन लोगों की भीड़ जमा थी जिनकी पूरी दुनिया उन लॉकरों के भीतर बंद थी और जो लुट चुके थे। किसी की आंखों के आंसू सूख चुके थे तो कोई पथराई आंखों से बैंक की इमारत को निहार रहा था, जैसे अभी कोई चमत्कार होगा और उसका सामान वापस मिल जाएगा। गुस्से और बेबसी में लोग बस एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें हमारा सामान वापस चाहिए। लोग गुस्से में बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए थे और मेन रोड पूरी तरह जाम हो चुका था। उनके इस तरह परेशान होने की सबसे बड़ी वजह वो कानून था जिसके तहत बैंक लॉकर्स में रखे सामान की बैंक की कोई गारंटी नहीं होती। दरअसल जब कोई व्यक्ति अपना सोना, चांदी या कीमती सामान बैंक के लॉकर में रखता है तो बैंक के पास उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता कि अंदर क्या रखा गया है। ना उन चीजों की इंश्योरेंस होती है और ना ही कस्टमर के पास उसकी प्रॉपर रिसीट्स होती है। ऐसे में चोरी होने के बाद ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि अब उन लोगों के लिए ये साबित करना बेहद मुश्किल
मुश्किल था कि उनके लॉकर में क्या था और वो चीज कितनी कीमत की थी। यही वजह थी कि बैंक ने भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि टेक्निकली बैंक को ये पता ही नहीं था कि किस लॉकर में क्या रखा था। यही वजह थी कि अब लोगों का गुस्सा केवल चोरों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो लोग खुलकर बैंक ऑफिशियल्स पर ही सवाल उठाने लगे थे। उनका साफ आरोप था कि बिना किसी इनसाइडर हेल्प के इतनी सटीक रॉबरी हो ही नहीं सकती। उनके मन में एक बहुत बड़ा संदेह घर कर गया था कि आखिर 125 फीट लंबी सुरंग का मुंह ठीक उसी जगह कैसे खुला जहां लॉकर रूम था। लोगों के शक को और भी मजबूती तब मिली जब ये बात सामने आई कि लुटेरों ने बड़ी ही चालाकी से सिर्फ उन्हीं लॉकरों को निशाना बनाया था जिनमें भारी मात्रा में ज्वेलरी रखी हुई थी। इसके अलावा पीड़ित लोगों ने बैंक पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगाने शुरू कर दिए। नियमों के मुताबिक ऐसे लॉकर रूम्स के फ्लोर में कंक्रीट के साथ स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल होता है ताकि कोई नीचे से सेंध ना लगा सके, लेकिन यहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। यही वजह थी कि रॉबर्स उस कमजोर सी कंक्रीट को तोड़कर अंदर पहुंच गए थे। इसके अलावा बैंक के लॉकर रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगा था और इस्तेमाल हो रही लॉकर्स की अलमारियां दशकों पुरानी थी। गोहाना में अब सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी थी कि पुलिस को 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। पहली एफआईआर उन अननोन रॉबर्स के खिलाफ थी जिन्होंने डकैती को अंजाम दिया था, जबकि दूसरी एफआईआर सीधे बैंक अधिकारियों के खिलाफ उनकी लापरवाही के लिए दर्ज की गई थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस अलग-अलग 7 टीम्स बनाती है जिन्हें न सिर्फ बैंक के पास के इलाकों में बल्कि आसपास के करीब 20 गांवों में भी चोरों की छानबीन के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पुलिस के पास ना तो किसी आरोपी का चेहरा था, ना नाम और ना ही कोई क्लियर क्लू। पुलिस पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि हरियाणा के डीजीपी एसएन वशिष्ठ को पब्लिकली ऐलान करना पड़ता है कि जो भी लुटेरों के बारे में कोई जानकारी देगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान भी सीक्रेट रखी जाएगी। पुलिस को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम देने वाले क्रिमिनल्स कहीं न कहीं कोई गलती जरूर करेंगे, लेकिन वारदात के 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी हरियाणा पुलिस के पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक रेजर ब्लेड और उस खाली मकान में मिट्टी के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसे में मामले की सीरियसनेस को देखते हुए जल्द ही पीएमओ तक को इसमें दखल देना पड़ता है। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के हेड आर.एन. रवि, जो बाद में वेस्ट बंगाल, मेघालय और तमिलनाडु समेत कई स्टेट्स के गवर्नर भी बने, उन्हें स्पेशली इस केस के लिए गोहाना भेजा जाता है। पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद पूरे देश की नजरें अब इस केस पर टिक चुकी थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज और हरियाणा पुलिस मिलकर केस की हर छोटी बड़ी डिटेल को खंगालने में जुट जाती है। इसी दौरान पुलिस उस पुराने लावारिस मकान के मालिक महिपाल को पूछताछ के लिए बुलाती है। महिपाल हरियाणा पुलिस के एसपी अरुण सिंह नेहरा को पूछताछ में बताता है कि उस पुराने घर में उसने लंबे समय से कदम तक नहीं रखा है और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता कि वहाँ अंदर क्या चल रहा था। लेकिन पुलिस को महिपाल की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि अभी चोरी से ठीक 4 दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार बीता था और जिस घर में महिपाल रहता था वो उस लावारिस मकान से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर था। हिंदू परंपरा के अनुसार दिवाली पर लोग अपने हर छोटे बड़े घर के कोनों को रोशन करते हैं। ऐसे में एसपी नेहरा को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि कोई पड़ोस में रहकर भी अपने दूसरे मकान की सुध तक न ले। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो सीधे एक्शन नहीं ले सकते थे। ऐसे में पुलिस महिपाल को प्राइम सस्पेक्ट मानकर उस पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर देती है। वो किससे मिल रहा है, कब कहाँ जा रहा है और फोन पर किससे और कितनी देर तक बात कर रहा है, पुलिस उसकी हर एक्टिविटी मॉनिटर करने लगती है। इसी सर्विलेंस के दौरान पुलिस नोटिस करती है कि महिपाल लगातार राजेश नाम के एक शख्स से लंबी बातचीत करता रहता है, लेकिन पुलिस अब भी किसी बड़े सुराग का इंतजार कर रही थी। और फिर वारदात के ठीक 3 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर की रात पुलिस के पास एक ऐसी कॉल आती है जो इस पूरे केस की दिशा बदल कर रख देने वाली थी। कॉल करने वाला सोनीपत के कटवाल गांव का रहने वाला था, जो गोहाना बैंक से महज 5 किलोमीटर दूर था। वो पुलिस को बताता है कि उसके कटवाल गांव का एक आदमी जो आमतौर पर बेरोजगार और आवारा घूमता था, वो शराब के नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा था। नशे की हालत में उसने ये तक कह दिया था कि जिस गोहाना बैंक रॉबरी के पीछे पुलिस लगी हुई है उसे हमने ही किया है और पुलिस चाहे जितना दम लगा ले हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। इतना ही नहीं, मुखबिर ये भी बताता है कि गांव का एक और लड़का इस रॉबरी में शामिल था। ऐसा पॉसिबल था कि ये सिर्फ शराब के नशे में की गई हवाई बात हो, लेकिन केस ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां पुलिस किसी भी छोटी लीड को नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसलिए बिना एक पल गवाए पुलिस की एक टीम उसी रात कटवाल गांव के लिए रवाना कर दी जाती है। पुलिस कटवाल गांव में दबिश देकर तुरंत उन 2 लड़कों को उठाती है जिनका नाम मुखबिर ने लिया था। उनमें से एक का नाम सुरेंद्र उर्फ काला और दूसरे का नाम बलराज था। शुरू में वो दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। वो न केवल अपना जुर्म कबूल करते हैं बल्कि इस पूरी साजिश की ऐसी परतें खोलते हैं कि पुलिस अधिकारी भी दंग रह जाते हैं। वो बताते हैं कि इस बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उस पुराने लावारिस मकान का मालिक महिपाल है। जैसे ही महिपाल का नाम सामने आता है पुलिस की आंखों के सामने पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। इसके बाद पुलिस जब उन दोनों पर और सख्ती दिखाती है तो उनकी निशानदेही पर पुलिस करीब 38.91 किलो ज्वेलरी और 60,000 रुपीस कैश बरामद करने में कामयाब हो जाती है। इस दौरान वो दोनों ये भी बताते हैं कि इस चोरी में महिपाल के अलावा सतीश और राजेश नाम के 2 और लोग शामिल थे। इनमें से राजेश वही था जिससे महिपाल घंटों फोन पर बात किया करता था। अब पुलिस के सामने 3 नाम थे, महिपाल, सतीश और राजेश। लेकिन राजेश को पुलिस की कार्रवाई की भनक लग चुकी थी, इसलिए वो फरार हो चुका था। सतीश को भी पता लग चुका था कि बलराज और सुरेंद्र को अरेस्ट कर लिया गया है और चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है, इसलिए वो घबराकर महिपाल को फोन कर सारी बात बताता है। चूंकि पुलिस ने महिपाल के नंबर को ट्रेसिंग पर लगा रखा था, इसलिए जैसे ही वो महिपाल को फोन लगाता है शाम को फोन ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस गोहाना की ही एक आउटर कॉलोनी से उसे भी दबोच लेती है। अब अगला नंबर महिपाल का था, जो अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर से घबराकर छिपता घूम रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब कानून की पकड़ से बचना नामुमकिन है। बदनामी के डर और करोड़ों के सामान के हाथ से निकल जाने के सदमे में महिपाल एक खौफनाक कदम उठा लेता है। इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती, वो पानीपत में अपनी कार में जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। ये पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि महिपाल की मौत से कई राज उसके साथ ही दफन हो गए थे। अब पुलिस के सामने राजेश नाम का आरोपी और था, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। हरियाणा पुलिस की
की कई टीमें उसकी तलाश में दर दर भटक रही थी। आखिरकार खुफिया जानकारी और सर्विलेंस की मदद से पुलिस को उसकी लोकेशन दिल्ली के पास नरेला में मिलती है और 21 नवंबर 2014 को पुलिस जाल बिछाकर उसे वही दबोच लेती है। राजेश की गिरफ्तारी इस केस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूट के जेवरों और कीमती सामान का वो हिस्सा भी बरामद कर लिया जिसे वो अपने साथ लेकर फरार हुआ था। अब तक पुलिस ने कुल मिलाकर लगभग 50 किलो ज्वेलरी, 3,73,000 रुपए कैश, एक पिस्टल और कारतूस बरामद कर लिए थे। इन लोगों के अलावा इस केस में पुलिस ने और भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने चोरों की मदद की थी। इसके बाद सतीश और राजेश जब हरियाणा पुलिस को इस पूरी बैंक रॉबरी की कहानी सुनाते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत महिपाल के शैतानी आइडिया से हुई थी। महिपाल बेसिकली सोनीपत जिले के कासंडी गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटा और 3 बेटियां थी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने शुरू से ही कई तरह के काम किए। उसने काफी समय एक टैक्सी चलाने का काम किया, फिर एक मोटेल चलाने की भी कोशिश की, लेकिन किसी भी काम में उसे वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उसे चाहत थी। अंत में उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का रास्ता चुना। प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में आते ही उसकी किस्मत चमकने लगी और उसने कुछ ही समय में 3-3 कोठियां बनवा ली। हर कोई ये देखकर हैरान था कि कभी एक टैक्सी चलाने वाले महिपाल के हाथ कौन सी लॉटरी लग गई है जो वो इतना पैसा छाप रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी के काम में भी महिपाल का तरीका थोड़ा अलग था। वो ज्यादा फायदे के लालच में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को ही ज्यादा खरीदता था और जिस घर से सुरंग खोदी गई थी वो भी एक डिस्प्यूटेड हाउस ही था। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में उसने सतीश को भी शामिल कर लिया था और दोनों मिलकर ये धंधा चला रहे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद दोनों को प्रॉपर्टी में काफी नुकसान होने लगा जिससे वो दोनों काफी परेशान रहने लगे थे। एक दिन महिपाल ने सतीश से कहा कि हमें इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा सारा कर्जा चुक जाए और आगे हमारी जिंदगी मौत से कटे। इसी दौरान पहली बार उसने सतीश को बैंक में डकैती डालने के आइडिया के बारे में बताया। सतीश भी गरीबी की जिंदगी और कर्ज के बोझ से किसी तरह बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो महिपाल के प्लान में शामिल हो गया। महिपाल ने सतीश से कहा कि वो गोहाना में अपने घर के नजदीक मौजूद पंजाब नेशनल बैंक में डाका डालेंगे और वहां से सोने के सामान पर हाथ साफ करके कहीं गायब हो जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बैंक रॉबरी को 2 लोग अंजाम नहीं दे सकते थे, इसलिए वो अपनी जान पहचान में ऐसे लोगों को ढूंढने लगे जो पैसों की तंगी और मजबूरी की वजह से किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हो। सतीश ने सबसे पहले अपने गांव के दोस्त बलराज को इस टीम में शामिल किया जिसने सुरंग खोदने जैसे सबसे मुश्किल और मेहनत वाले काम में उनका साथ दिया। इसके बाद 25 साल का सुरेंद्र इस गैंग में शामिल हुआ जो इस रॉबरी का टेक्निकल माइंड साबित हुआ। कारपेंटर फैमिली से आने वाले सुरेंद्र ने टनल के अंदर लकड़ी के तख्तों का ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार किया कि 125 फीट लंबी सुरंग खुदाई के बावजूद कहीं से धंसी नहीं। इसके बाद इस प्लान में राजेश की एंट्री हुई जो पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रह चुका था और पैसों की तंगी से जूझ रहा था। उसने भी टनल डिगिंग में दिन रात मजदूरों की तरह काम किया। इन लोगों के अलावा इसमें 3 और लोगों ने लालच में आकर मदद की थी। गोहाना का रहने वाला अरविंद केवल 5,000 रुपए की दिहाड़ी के लालच में इन लोगों का साथ देने को तैयार हो गया था, जबकि दिल्ली के रोहित और अमन ने फर्जी सिम कार्ड मुहैया कराए ताकि पुलिस लुटेरों के डिजिटल फुटप्रिंट्स तक ना पहुंच सके। इस तरह महिपाल और सतीश ने मिलकर कटवाल गांव के उन युवाओं की एक ऐसी टीम तैयार कर ली थी जिनके सहारे वो बैंक रॉबरी को अंजाम देने वाले थे। हालांकि शुरुआत में उनका प्लान सुरंग खोदने का नहीं था। करीब 6 महीनों में उन्होंने अलग अलग तरीकों से बैंक को लूटने की प्लानिंग की थी। पहले बैंक के पिछले हिस्से से सेंध लगाने की कोशिश हुई और फिर छत के रास्ते अंदर जाने का आइडिया आया, लेकिन पकड़े जाने के डर और भारी जोखिम के कारण उन्हें दोनों बार पीछे हटना पड़ा। आखिर में महिपाल की नजर बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम के फ्लोर पर गई और उसे समझ आ गया कि बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम का फर्श ज्यादा मोटा नहीं है और उसे तोड़कर रास्ता बनाना ज्यादा आसान और सुरक्षित रहेगा। इसके बाद महिपाल ने किसी पेशेवर जासूस की तरह बैंक की रेकी करना शुरू कर दिया। उसका खुद का भी उसी पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर था, इसलिए वो बार बार अपना लॉकर चेक करने के बहाने बैंक के भीतर जाता और हर बार लॉकर रूम से अपने उस खाली पड़े मकान तक की दूरी को अपने कदमों से नापता ताकि उसे पता रहे कि सुरंग की लंबाई कितनी रखनी है। इसके अलावा उसने गार्ड्स की टाइमिंग, बैंक के खुलने और बंद होने का सटीक समय और हर छोटी बड़ी डिटेल को याद कर लिया। हफ्तों की रेकी के बाद उस वीरान मकान के भीतर सुरंग की खुदाई शुरू की गई। किसी को शक न हो इसलिए उन लोगों ने मकान को बाहर से पूरी तरह सील कर दिया। घर के मुख्य दरवाजे का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और सभी खिड़कियों को प्लाईबोर्ड से भीतर से बंद कर दिया गया। वो लोग सिर्फ रसोई की एक छोटी सी खिड़की से अंदर बाहर आते थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये लोग रात के सन्नाटे में नहीं बल्कि दिन के समय खुदाई करते थे ताकि सड़क के शोर शराबे और ट्रैफिक की आवाज में खुदाई का शोर दब जाए। ये लोग इतने शातिर थे, उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा था कि जमीन के नीचे मौजूद कोई टेलीफोन केबल, बिजली की लाइन या पानी की पाइपलाइन डैमेज ना हो। उन्हें पता था कि अगर एक भी तार कटा तो सरकारी कर्मचारी मरम्मत के लिए आएंगे और उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। करीब 40 दिनों की लगातार मेहनत के बाद आखिर वो 125 फीट लंबी टनल सीधे पंजाब नेशनल बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम के नीचे पहुंच चुकी थी। महिपाल ने रॉबरी के लिए 25 अक्टूबर की रात चुनी क्योंकि उस शनिवार बैंक में हाफ डे था और अगले दिन संडे की छुट्टी थी, यानी उनके पास सोमवार सुबह 9:30 बजे बैंक खुलने से पहले 1.5 दिन से ज्यादा का समय था। रात होते ही सतीश, राजेश और बलराज उस वीरान घर से टनल के अंदर घुसते हैं और टॉर्च की हल्की रोशनी में रेंगते हुए बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम के फर्श के नीचे तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो कंक्रीट की परत को तोड़ते हैं और एक एक करके स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन कुछ ही देर में लॉकर्स के ऊपर कटर्स की आवाजें गूंजने लगती है। बाहर किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती और वो एक एक करके 360 में से 86 लॉकर्स तोड़कर उनमें रखे सोने चांदी की ज्वेलरी और कैश को अपने बैग्स में भरते हैं और करोड़ों का माल लेकर उसी टनल के रास्ते फरार हो जाते हैं। इस तरह इंडिया की सबसे डेयरिंग बैंक रॉबरीज में से एक को अंजाम दिया गया। लेकिन करीब 100 करोड़ की इस शातिर रॉबरी का खेल आखिरकार शराब के नशे में किए गए बड़बोलेपन की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जब इस रॉबरी की पूरी कहानी सामने आई तो पूरा देश हैरान रह गया। हर तरफ इन अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मामला कोर्ट में इतना लंबा खिंचा कि आज तक पब्लिक डोमेन में साफ तौर पर यह जानकारी नहीं है कि किस आरोपी को आखिर कितनी सजा हुई। इसके अलावा पुलिस ने चोरों से करीब 50 किलो ज्वेलरी और 3,73,000 कैश बरामद तो कर लिया था, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि जिन लोगों का सामान चोरी हुआ था अब उन्हें ही कोर्ट में ये साबित करना पड़ रहा था कि बरामद हुई ज्वेलरी उन्हीं की है। पीड़ितों को अपने गहनों और कीमती सामान के प्रूफ देने पड़े, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर धीरे धीरे उन्हें उनका सामान लौटाया गया। लेकिन कई लोगों का सोना पहले ही पिघलाकर कैश में बदला जा चुका था, इसलिए बहुत से पीड़ित ऐसे भी रहे जिन्हें अपनी जिंदगी भर